और एक जयघोष मेरे साथ में आएंगे। भारत माता की, भारत माता की। सावधान। सम्मानित मंच एवं अति सम्मानित सदन, इस मंच पर जहां विश्व को संबोधित करने वाली सनातन ज्योति हम सभी के बीच पुष्पेंद्र भाई साहब के रूप में बैठी है, ये शायद अलीगढ़ के लिए गौरव का दिन है कि आज हम सभी पुष्पेंद्र जी को सुनेंगे। मैं ज्यादा कुछ इस मंच के माध्यम से नहीं बोलना चाहता क्योंकि आप सब यहाँ पुष्पेंद्र जी को सुनने आए हैं। आज इस मंच पर जो मुझे कार्यक्रम संयोजक होने के नाते बोलने का अवसर मिला है, उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो वो नौजवान मेरे युवा साथी जो मेरी एक आवाज पर ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, और एक आवाज अगर धर्म युद्ध या राष्ट्र युद्ध के लिए आवश्यकता होती है तो अपने सारे काम, व्यापार, नौकरी, घर छोड़कर सड़कों पर मेरे साथ आंदोलन के लिए खड़े हो जाते हैं। और आज इस मंच पर अगर मैं आपके समक्ष खड़ा हूं तो उसका दूसरा कारण मुझे हर समय अपना स्नेह और मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय अशोक जी भाई साहब, इनका सानिध्य और मार्गदर्शन आज मुझे इस मंच पर खड़ा करने लायक इन्होंने बना दिया। मैं भाई साहब को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, संपूर्ण भारतवर्ष में मां भारती को वर्तमान में नौजवानों की आवश्यकता है। और आवश्यकता क्यों है वो आपसे भी छुपा नहीं है, मुझसे भी छुपा नहीं है, किसी से छुपा नहीं है। आज तमाम तरह के लव जिहाद, लैंड जिहाद हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और वो केवल एक ही समुदाय कर रहा है जिसको कुछ राजनीतिक लोग शांति प्रिय समुदाय कहते हैं, लेकिन मैं शुद्ध भाषा में उनको कहना चाहता हूं, वो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। और ऐसे लोग पूरे भारत में चारों ओर विराजमान हैं और बड़ी संख्या में है। पूरे भारत की तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं छोटा सा हिंदूवादी कार्यकर्ता हूं, लेकिन जब तक अलीगढ़ में मैं हूं, मेरी टीम है, यहां सभी बैठे मेरे नौजवान भाई हैं, हम रक्त की अंतिम बूंद तक संघर्ष करने को तैयार हैं, लेकिन किसी प्रकार के जिहाद को या इस्लामिक नीति को यहां पनपने नहीं देंगे। साथ ही भारत देश है और यहाँ लोकतंत्र है, तो भारत देश में रहने वाले किसी भी जाति, मजहब या पंथ के व्यक्ति को इस लोकतंत्र को मानना ही होगा। जो भारत के लोकतंत्र में श्रद्धा रखेंगे उनको लोकतंत्र की भाषा में, और जो शरीयत में श्रद्धा रखेंगे या शरीयत को मानेंगे या किसी प्रकार का जिहाद करेंगे उनको शरीयत की भाषा में समझा दिया जाएगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं केवल आप सभी से एक बात कहूंगा और उसके बाद मैं मंच छोड़ दूंगा। मेरा यहाँ बैठे सभी नौजवानों से एक विनम्र आग्रह है, आप अपने दुकान के लिए, व्यापार के लिए, रोजी के लिए, रोटी के लिए, दोस्ती के लिए, यारी के लिए, सब चीज के लिए समय निकालते हैं। केवल दिन में आधा घंटा मैं अपने देश, अपने धर्म और अपने राष्ट्र के लिए दूंगा। आज ऐसा संकल्प यहाँ पुष्पेंद्र जी के साथ आप लेकर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद गौरव जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कभी कभी अपने
अपने ऊपर शक होने लगता है यार कहाँ से चले कि मुझे इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में और इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच में बुला करके बड़े बड़े शब्दों से जब नवाजा जाता है तो मुझे लगता है पता नहीं मैं ऐसा हूं भी कि नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं पहली बार आया था तो कुछ कुर्सियां खाली थी। ये बदलाव है कि 7वीं बार आने पे जगह ही नहीं बच रही। कौन तो मेरा आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन, आयोजक, ऑर्गेनाइजर, आहुति संगठन, एक ही चला ना इवेंट का आहुति के अध्यक्ष जनाब अशोक चौधरी साहब, जनाब आर.के. जिंदल साहब और इस प्रोग्राम के संयोजक, कोऑर्डिनेटर, युवा जनाब गौरव शर्मा साहब, उनकी टीम के तमाम सारे लोग और ख़वातीन और हज़रात, बहनों और भाई, बहुत सारे विषय अशोक चौधरी साहब ने आपके सामने रखे हैं और कहा है कि मैं उस पर और विस्तार से अपनी बात रखूं। देश, राष्ट्र के तमाम सारे मुद्दे, संविधान की बात भी कही, आर्टिकल 14 की बात भी कही, अगली बार संविधान में क्या है, संस्कृति को बचाने की बात भी कही। लैब में खाना कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको कई सौ साल तक लड़ना होता है, उसके लिए आपके पास समय होता है। आप आज की जगह कल भी लड़ सकते हैं, परसों भी लड़ सकते हैं, 10 साल बाद भी लड़ सकते हैं। कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियां, कुछ संकट ऐसे होते हैं कि उनका इलाज तत्काल करना होता है। इस तथाकथित आजाद भारत में हमने जो असली बातें थी, असली समस्याएं थी, उसको किसी ने नहीं बताया। हजारों संगठन है इस देश में, वो शायद चाहते भी नहीं थे कि आपको ये बातें पता चले। संगठन कभी कभी जब बुढ़े हो जाते हैं तो बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, स्वार्थ से ग्रस्त हो जाते हैं, निजी हित में ग्रस्त हो जाते हैं। भैया हाथ। इसलिए जो मैं बचपन से सुनता आया हूं, व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा देश, लेकिन उसमें एक लाइन और जोड़ता हूं कि देश से बड़ा राष्ट्र। इसलिए व्यक्ति कितना भी बड़ा हो वो महत्वपूर्ण नहीं होता। व्यक्ति आते हैं, संगठन बनते हैं, टूटते हैं, पार्टियां बनती हैं, टूटती रहती हैं, कभी कोई प्रधानमंत्री बनता है, कभी कोई अध्यक्ष बनता है। यह सिलसिला निरंतर रहेगा जब तक मानव जाति इस धरती पर है। इसलिए देश की जब आप चिंता करते हैं तो जो काम इस देश के बुद्धिजीवियों को, शिक्षण संस्थानों को, विश्वविद्यालय को बताना चाहिए था, और अगर थोड़ी देर के लिए यह भी मान लूं कि उन लोगों ने कोताही बरती, अपना काम सही तरह नहीं किया, तो हमारे समाज में बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, अलग अलग शोबों में हैं। मुझे उनसे शिकायत है
कि कुछ छोटी छोटी बातें अगर आपने बताई होगी तो दुनिया में यह पहला ऐसा देश है जो 70 साल में लड़खड़ाकर गिर पड़ा है, क्योंकि हमने अपने जनमानस को अपने स्वार्थ, अपने निजी फायदे, हम कैसे जीते, किस तरह सत्ता हत्याएं, उन स्वार्थों के लिए न सिर्फ हमने देश के संविधान को दांव पे लगाया, बल्कि यह भी एहसास कराया कि राजनीतिक दल, कुछ संगठन जो समय समय पे नारे देते हैं, नैरेटिव बनाते हैं, वो उनके हित में तो हो सकते हैं, वो कुछ राजनीतिक लाभ हानि तो हो सकती है, लेकिन उन नारों से राष्ट्र नहीं बचाया जा सकता। मैं बात वहां से शुरू करता हूं जो बीच में गौरव भाई ने भी कही, अशोक जी ने भी कही, आखिर हमारी स्थिति ऐसी क्यों है? हम तो हजारों साल में एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी संस्कृति के मानने वाले थे जब विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारा 33% कंट्रीब्यूशन था। हमारी परंपराएं इतनी महान थी, हमारा ज्ञान पूरी दुनिया में गया, लेकिन वो देश, वो राष्ट्र, वो संस्कृति आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और आज भी बहुत बड़ी संख्या में स्वयंभू नेता और संगठन आज की युवा पीढ़ी को संचार क्रांति के दौर में भी मूर्ख बनाने पर लगे हैं। जो 47 में, जो 46 में, जो 712 में आपके दुश्मन थे, मुझे शिकायत उनसे नहीं है। मेरी शिकायत आज उन लोगों से है जो आज भी सिर्फ एक ही एजेंडे पे लगे हैं कि दुनिया का हर आदमी वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से, राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर पे मजबूत हो, लेकिन सनातनी हिंदू ना हो। उसके लिए जितने परपंच और जितने षड्यंत्र कर सकते हैं, भाषा में, डायलॉग में, डिलीवरी में, समय शाम चलता है। इसलिए दुश्मन, शत्रु आपके आसपास ही है, और शत्रु आपको यह बोध नहीं होने देता कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। जो इतिहास का एक हिस्सा है, इतने बुजुर्ग, इतने प्रबुद्ध लोग अलीगढ़ में अपनी नौकरी से, अपने व्यापार से, अपने काम धंधा छोड़कर यहां आए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कोई बात जरूर है आपके अंदर जो आपको खामोशी और शांति के साथ बैठने नहीं दे रही। इसीलिए मैंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं ऊपर कोई फिल्मी स्टार है कि नहीं है, या आपकी तादाद फिल्मी सितारों को बुला करके, भीड़ इकट्ठी करके किसी नेताजी का भाषण कराने के लिए नहीं है। और जब समाज इस बात के लिए तैयार हो जाए कि वो सच को जानना चाहता है और उस सच को जानना चाहता है जो उनको बताया नहीं गया, जिसके कारण आज 70 सालों में 4-4, 5-5 पीढ़ियां जो है वो समाप्त हो गई, उनके सपने समाप्त हो गए। इसलिए 1946 आपको याद रखना आवश्यक है, और वो इसलिए कि आप याद रखें 14 अगस्त
1946 हिंदुस्तान में एक पार्टी 1906 में बनी थी। दो घटना है 1946 की, एक 1946 का चुनाव और एक 1946 में शहीद सैयद सोहरावर्दी जो यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने कोई काम छुपा के नहीं किया, ऐलानिया किया। लेकिन आपके लोगों ने आपको मूर्ख बनाया, कहा कि आंखों पे पट्टी बांध लो। 14 अगस्त 1946 को भारत की धरती पर मुस्लिम लीग के आह्वान के ऊपर बंगाल में जो मुस्लिम लीग का चीफ मिनिस्टर था, उसने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया। कुर्सी पे बैठा हुआ था, उस वक्त जो भी संविधान था वो उस पर भी लागू था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी चिंता नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, इतिहास मेरे बारे में क्या कहेगा नहीं कहेगा, उन्होंने नहीं सोचा, क्योंकि उनके लिए अपना एजेंडा, लक्ष्य महत्वपूर्ण था। 14 अगस्त 1946 को बंगाल में डायरेक्ट एक्शन हुआ, 15,000 हिंदुओं का कत्ल किया गया। सड़कों पे, गलियों पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे लाशें पड़ी रही, उठाने वाला कोई नहीं था। लेकिन दिल्ली में कुछ लोग भाईचारे के गीत गाते रहते हैं। आप उस घटना को न जाने और भूल जाए, इसका इंतजाम कर रहे हैं। लिहाजा आप 14 अगस्त 1946 को भूले और 1946 में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के चुनाव नतीजों को भूले, या आपको भुलवाया गया। तो जो आज की स्थिति है, अगर उसे सुधारना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन बीमारियों को जरूर समझे। पहले डॉक्टर भी तो आपकी हिस्ट्री पूछता है, छोटी मोटी बीमारी ठीक कर देता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछता है और फिर पता करता है कि ये बीमारी इनको खानदानी है, तो वहीं से इलाज शुरू करता है, तब आप ठीक होते हैं। जो आपके व्यक्तिगत जीवन में होता है, वही राष्ट्र और देशों के जीवन में भी होता है। जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यूं तो भीड़ है, आप 100 करोड़ इस देश में, बहुत चर्चा होती है, 100 करोड़ हैं हम, लेकिन 100 करोड़ होने के बाद भी दुनिया की पहली ऐसी कौम है आप, दुनिया के पहले ऐसे लोग हैं आप। 100 करोड़ होने के बाद भी आप भारत की सरकार से घुटनों के बल पिछले 50 साल से एक भीख मांगते हैं। आपको समान नागरिक अधिकार चाहिए। ये दुनिया में पहला देश है जहां का बहुसंख्यक ये मांग करता है और अल्पसंख्यक कहता है हमें नहीं चाहिए। हम 100 करोड़ की भीड़ होते हुए कभी सोचते नहीं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। इसलिए 1946 के चुनाव के रिजल्ट याद रखिए, और जब तक आपको तथ्य, रेफरेंस आपके मजबूत नहीं होंगे, तो आपका तर्क कभी मजबूत नहीं हो सकता। ये 2021 का भारत है। भारत के सनातनी समाज को एक वैचारिक युद्ध को लड़ना है, क्योंकि आप युद्ध लड़े नहीं, क्योंकि आपकी मानसिकता कुछ और है। आप तो कहते हैं कि
क्षत्रियों का है, हमारा थोड़ा नहीं कोई काम। जो काम आप प्लासी के युद्ध में कर रहे थे वही आज कर रहे हैं। आक्रांत आपसे लड़ रहा है, क्षत्रिय से लड़ रहा है। बाकी इस देश में लोग ताली बजाने के लिए खड़े रहे हैं कि कब इसका परिणाम क्या निकलेगा, और हम सिर्फ ताली बजाएंगे। जब देश और राष्ट्र युद्धरत हो तो ध्यान रखिएगा, वो मां जो चूल्हे पर रोटी भी बनाती है उसका चिमटा भी हथियार बन जाता है। जय जय श्री राम। युद्ध में हर एक की भूमिका है। युद्ध के समय जब विदेशों से युद्ध होता है तो आपके पास सिर्फ यही खबरें आती हैं, 5 सैनिक उधर के मारे गए, 2 हमारे मारे गए। वो सैनिक आखिरी पंक्ति है, उसके पीछे कई 10 पंक्तियां खड़ी हैं, तब वो गोली चला पाता है। उनकी चर्चा नहीं होती, उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सब सत्ताओं के पीछे दौड़ते हैं, कभी इस पार्टी को पकड़ा, कभी उस पार्टी को पकड़ा, कभी हम ब्राह्मण हुए, कभी हम ठाकुर हुए, कभी हम दलित हुए, कभी हम यादव हुए। जब इससे दिल नहीं भरा तो सत्ता के दलालों ने आपको एक शब्द निकाला, ये महापिछड़ा है, ये महादलित है, ये अमीर ब्राह्मण है, ये गरीब ब्राह्मण है। और हम सब अपने स्वार्थों के लिए, चंद नेताओं से नजदीकी के लिए, मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, इसलिए उन सब नारों को आगे बढ़ाया हमने। लिहाजा कभी आपने सामूहिक तौर पर एक राष्ट्र के रूप में नहीं सोचा। हम देश की चिंता करते हैं और हर बार देश के बारे में कहते हैं। एक देश था, दुनिया का बड़ा ताकतवर देश था, जिसे सोवियत यूनियन कहा करते थे। दुनिया के आधुनिक हथियार थे, हजारों लाखों मिसाइल थी उनके पास। दुनिया डरती थी रूस से। एक ही गलती की उन्होंने सेना लगा करके देश बचाया, लेकिन राष्ट्र के लोग कायर हो गए, इसलिए 24 टुकड़े हो गए। इसलिए अशोक भाई इस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये देश खतरे में बिल्कुल भी नहीं है। किसी को गलतफहमी हो, इस देश के पड़ोसियों को भी गलतफहमी नहीं है। भारत देश तो कोई खतरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरे होश और हवास में बात कर रहा हूं, जहां से पाकिस्तान पैदा होने और बनने की राजनीति शुरू हुई। इससे आप सीख सकते हैं, सीखना चाहिए। कुछ समय में कभी कभी परिस्थितियां आपको बहुत कुछ सुनने समझने का मौका देती हैं। और पुलिस कहेगी नहीं, हम रोक नहीं पाएंगे भाई, हमें आदेश नहीं है, तो कमजोर समाज उसमें बहादुर मर जाता है, वही लड़ता है। नहीं, वो देखिए ऐसा था, क्या फर्क पड़ता है, 10 मिनट की तो बात है। ये 10 मिनट की तो 10,000 साल से देख रहे हैं हम। ये 10 मिनट ने ही तो हमारा सवाल ये है, गौरव बनने में एमएलए की टिकट नहीं मिलती। गौरव
शर्मा बनने में पार्टी के पद नहीं मिलते हैं, गौरव शर्मा बनने में राष्ट्र बचता है। आपके प्रोग्राम जब शुरू हुआ वंदे मातरम